स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज एंड सीयूईटी से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं आपको पता ही है क्या करना है। सब लोग इस सेशन को लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो इस सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर विच इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको काफी मजा आएगा इस चैप्टर में। तो सब लोग अपनी एनसीईआरटी बुक को साइड बाय साइड ओपन कर लो और ध्यान से दिल लगाकर सुनते जाओ इस सेशन को। कूल है? चलो तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर की शुरुआत में हड़प्पन सील के बारे में बात हो रही है। द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे यूनिक आर्टिफैक्ट कौन सा है? हड़प्पन सील है। अभी मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगी, आपके बुक में भी ये फोटो डली हुई है। ये जो सील है ये एक पत्थर से बना हुआ है, एक स्टोन का बना हुआ है एंड उस स्टोन को हम लोग कहते हैं स्टेटाइट। ठीक है, एंड हमने देखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो सील्स हैं उनमें अक्सर अलग अलग टाइप की चीजें बनी हुई रहती हैं। कुछ में एनिमल मोटिव्स होते हैं, मतलब कुछ में एनिमल्स बना रखे होते हैं, कुछ में अलग अलग टाइप के साइंस बना रखे होते हैं एंड these signs are from a script that remain undeciphered। ये जो साइंस बने हुए हैं इनका मतलब हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अनडिसाइफर्ड मतलब हम इसका मतलब क्लियरली अभी तक समझ नहीं पाए हैं। yet we know a great deal about the lives of the people। पर ठीक है, हम लोग इनके साइंस को तो नहीं समझ पाए, पर फिर भी हमें इन लोगों के लाइफ के बारे में काफी सारी चीजें पता लग गई हैं। तो ये लोग जिन रीजन्स में रहा करते थे, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने उन रीजन्स में जाकर बहुत ज्यादा रिसर्च करी। हमें पता लगा कि इनके घर कैसे हुआ करते थे, ये लोग पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, सील्स ये सब कैसे बनाते थे एंड इन सारी चीजों के थ्रू हमें धीरे धीरे इनके कल्चर और इनके लाइफस्टाइल के बारे में काफी कुछ पता लगा। ठीक है, तो ये वो हड़प्पन सील है, इसका इमेज हमारे एनसीईआरटी में भी है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक एनिमल इन लोगों ने बना रखा है, ऊपर आपको अलग अलग साइंस दिख रहे होंगे। तो आपको यही बताया जा रहा है कि इन साइंस का मतलब हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक, पर हाँ मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा तो कोई स्टूडेंट है ना हिस्ट्री मेजर कर लेगा, आर्कियोलॉजिस्ट बन जाएगा एंड क्या पता तुम लोग फिर डिसाइफर कर लो इसका मतलब। ठीक है, पर अभी तक हम इसे डिसाइफर नहीं कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट वी नो अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हाउ वी नो अबाउट इट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या पता है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता लगी है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change। हम ये समझेंगे कि अलग अलग सामान जो हमें इनके रीजन से मिला है उन ऑब्जेक्ट्स को देखकर हमने क्या समझा एंड हम ये भी समझेंगे कि कैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग टाइम के साथ चेंज हो सकता है। Of course there are some aspect of civilization that are as yet unknown and may even remain so। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक हमें समझ में नहीं आई हैं या आज तक हमें पता नहीं लगी हैं, और ऐसी भी संभावना है कि बहुत लंबे टाइम तक शायद हमें समझ भी नहीं आएगी। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता, पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। चलो अब नेक्स्ट, ये एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो भी कवर कर लेते हैं। टर्म्स, प्लेसेस, टाइम्स। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम लोग हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। अब कल्चर शब्द का मतलब क्या होता है? जब हम लोग हिस्ट्री में, जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये शब्द यूज करते हैं कल्चर, तो कल्चर का क्या मतलब होता है
group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and a period of time. एक particular period of time और एक particular area में लोग जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं, जिस टाइप के ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, उसी चीज को हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसे अगर हम राजस्थान में चले जाएं, राजस्थान के किसी गांव में चले जाएं, तो उन लोगों के पॉटरी का स्टाइल डिफरेंट होगा, उन लोगों का कपड़े पहनने का स्टाइल डिफरेंट होगा, तो हम उसे राजस्थानी कल्चर कह सकते हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर रीजन में लोगों के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कल्चर कहते हैं। इन केस ऑफ हड़प्पन कल्चर दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड सील्स। हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करें तो इनके कल्चर में खास क्या था? इनके कल्चर में खास था इनके सील्स, इनके बीड्स, इनका वे करने का सिस्टम, इनका स्टोन ब्लेड्स जो ये यूज करते थे, ये लोग बेक्ड ब्रिक्स, ईंटों को भी यूज करते थे। तो ये सब इनके कल्चर के बारे में थोड़ी खास बातें हैं जो हम आगे आगे जाकर पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। These objects were found from, ये ऑब्जेक्ट्स हमें मिले कहां पर? ये ऑब्जेक्ट्स हमें अफगानिस्तान में, अपने जम्मू में, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, गुजरात, इन सारे रीजन्स में हमें ये ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले हैं। तो हड़प्पन कल्चर को हम हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा पहला साइट था जहां पर हमने इस कल्चर को डिस्कवर करा। ठीक है, तो हड़प्पन साइट वो पहला रीजन था जहां पर हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिले। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन का डेट क्या रहा है, कब से लेकर कब तक ये सिविलाइजेशन चली? 2600 एंड 1900 BCE के बीच में ये सिविलाइजेशन चली। यहां पर सी लगा हुआ है ना, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हमारे अंदाजे से इस टाइम पीरियड के बीच में, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, इस टाइम पीरियड के बीच में ये सिविलाइजेशन चल रहा था। ठीक है, तो कह रहे हैं देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स। ठीक है, तो मान लो एक टाइम पीरियड में हमारा हड़प्पन कल्चर चल रहा है। ठीक है, तो हड़प्पन कल्चर से पहले भी उस एरिया में एक अलग कल्चर हुआ करता था जिसे हम अर्ली हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, और फिर हड़प्पन कल्चर के बाद भी इस एरिया का एक अलग सा कल्चर हुआ करता था जिसे हम लेट हड़प्पन कहते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला टाइम पीरियड है, जो हड़प्पन कल्चर है, इसको हम अक्सर मैच्योर हड़प्पन भी कह देते हैं, ताकि हम अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन टाइम पीरियड से इसे अलग समझ पाए। ठीक है, तो ये याद रखना, पहले अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन, फिर लेट हड़प्पन। और अर्ली हड़प्पन टाइम और मैच्योर हड़प्पन टाइम स्टार्ट होने के बीच में एक टाइम पीरियड का गैप भी था। ये सारी चीजें अभी आपको आगे समझाई जाएंगी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही हम लोग मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड था इसे हम मैच्योर हड़प्पन भी कहते हैं, ताकि हम इसे अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन कल्चर से अलग समझ पाए, तो हमने इसे एक अलग नाम भी दे रखा है, मैच्योर हड़प्पन। यहां तक इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये हमारे एनसीईआरटी का एक छोटू सा बॉक्स है। वैसे तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप छोटे क्लासेस से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हो, पर क्योंकि हिस्ट्री है, बार बार डेट्स का जिक्र होगा, तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूजन में रहें। इन सारे चीजों का फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, बीपी, अगर किसी डेट के साथ बीपी लग रहा है, बीपी मतलब बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बीसीई का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन एरा। अभी हमने देखा ना, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। सीई का क्या मतलब है? कॉमन एरा। ठीक है, और सी का क्या मतलब होता है? लैटिन में एक शब्द होता है सर्का नाम से। ठीक है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मतलब रफली, हमें एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे अंदाजे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये एक मैप है। मैं अभी तुम लोगों को कुछ रटने को, याद करने को नहीं बोल रही, एनसीईआरटी का ही मैप है, इसके ऊपर नजर डाल लो, क्योंकि अभी हम अलग अलग जगहों के नाम सुनेंगे, तो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए कि भाई कौन से एरिया की बात हो रही है, तो इसीलिए एक बार नजर डाल लो। ठीक है,
तो यहाँ पर मोहेंजोदारो है, ठीक है, ये अपना गुजरात वाला रीजन है, उससे ऊपर जाओगे यहाँ पे मोहेंजोदारो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे देखो बालाकोट है, ठीक है, यहाँ पर धोलावीरा है, ठीक है, यहाँ पर लोथल है, थोड़ा सा ऊपर चान्होदारो, ठीक है, और फिर अगर हम थोड़ा ऊपर जाते जाएं यहाँ पर हड़प्पा आ जाएगा, ठीक है, हड़प्पा से थोड़ा सा नीचे कालीबंगन यहाँ पर है। तो इन कुछ एरियाज को ध्यान में रखो, क्योंकि इन एरियाज के बारे में अभी एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होगा आगे जाकर। तो बस एक आइडिया रखो कि अच्छा इन सारे एरियाज के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग्स, देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन कल्चर स्टार्ट होने से पहले उसी रीजन में बहुत पहले के टाइम पे पुराने कल्चर्स भी हुआ करते थे, एंड इन कल्चर्स में सब अलग अलग तरीकों से होता था। इनका पॉटरी करने का तरीका अलग होता था, इनका खेती करने का तरीका, इनके क्राफ्ट, इनके पेस्टोरलिज्म, एनिमल्स को ध्यान रखना, उन्हें इधर उधर लेकर जाना, तो ये सब करने का इन लोगों का अलग अलग तरीका होता था। इनके सेटलमेंट स्मॉल होते थे, ठीक है, छोटे छोटे सेटलमेंट्स में ये लोग रहते थे, बहुत बड़े बड़े लार्ज बिल्डिंग्स नहीं थे, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं थे। It appears that there was a break between early Harappan and the Harappan civilization. तो मैंने तुम्हें बताया ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले अर्ली हड़प्पन था, ठीक है, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद लेट हड़प्पन था। तो अर्ली हड़प्पन और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में थोड़ा सा गैप है। अर्ली हड़प्पन खत्म हुआ और उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले बीच में एक गैप था, ठीक है, कुछ इयर्स का गैप था। ये कैसे हमें पता लगता है? क्योंकि हमें ऐसे प्रूफ मिले कि लार्ज स्केल में अलग अलग साइट्स में बर्निंग हुई है, लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट, और हमें ये भी प्रूफ मिला कि बहुत सारे सेटलमेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत लंबे टाइम तक खाली छोड़ दिया गया था, अबैंडन कर दिया गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? सबसिस्टेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये लोग किन एनिमल्स को यूज करते थे, या फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये लोग खेती कैसे करते थे, ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ द एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पन कल्चर्स। तो ऐसे इलाके जहां पर अर्ली हड़प्पन कल्चर चल रहा था, कुछ टाइम के बाद वहां पर मैच्योर हड़प्पन कल्चर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड कुछ कुछ चीजें अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर में सेम भी थी, कुछ कुछ चीजें सेम भी थी, ठीक है। नेक्स्ट, हड़प्पन्स के बारे में हमें ये आइडिया लगा कि ये लोग बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को खाते थे, यूज करते थे, ये लोग फिश को भी खाते थे, ठीक है। एंड जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को इस एरिया में प्रूफ भी मिला कि जो हड़प्पन्स हैं वो अलग अलग टाइप के ग्रेन्स और सीड्स को भी यूज किया करते थे, ठीक है। तो जो हमारे कुछ आर्कियोबोटानिस्ट हैं, ठीक है, आर्कियोबोटानिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जिसने एंशियंट प्लांट रिमेन्स के ऊपर स्पेशलाइजेशन कर रखा है, हिस्ट्री में कहाँ कहाँ कौन से प्लांट्स थे, लोग उन्हें कैसे यूज करते थे, अगर आप इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन कर लो तो हम इसे आर्कियोबोटानिस्ट कहते हैं उस पर्सन को। तो हमारे कुछ आर्कियोबोटानिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये पता लगाया कि जो हड़प्पन साइट्स हैं वहां पर लोग वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकन पी, सेसमे, मिलेट्स, इन सारे ग्रेन्स को यूज किया करते थे। राइस का प्रूफ हमें बहुत रेयरली मिला, रेयर मतलब ऐसे बहुत कम एरियाज थे जहां हमें लगा कि ये लोग राइस यूज करते होंगे। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनिमल बोन्स भी मिले हमें हड़प्पन साइट में, जैसे कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, इनके एनिमल बोन्स हमें मिले हड़प्पन साइट में। तो कुछ हमारे आर्कियोजूलॉजिस्ट हैं, ठीक है, तो जो एंशियंट एनिमल बोन्स इन सबको स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोजूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ हमारे आर्कियोजूलॉजिस्ट के हिसाब से हड़प्पन जो लोग थे ये लोग एनिमल्स को अपने साथ रखते थे, एनिमल्स को पालते थे। हमें बोर, डियर, घड़ियाल, इन टाइप के एनिमल्स और इन एनिमल्स के भी वाइल्ड स्पीशीज के बोन्स इस एरिया से मिले हैं। अब पता है हमें एक चीज क्लियर नहीं है, और वो ये है कि क्या हड़प्पन्स खुद से हंटिंग कर लेते थे, क्या वो खुद हंट करके खाते थे या जो भी करते थे, तो क्या वो खुद हंटिंग करते थे?
या क्या वो किसी और कम्युनिटी से हंटिंग करवाते थे? मान लो कोई और कम्युनिटी है जो हंटिंग करती है, तो क्या ये उन लोगों से सारा सामान खरीदते थे, या क्या हड़प्पन लोग खुद हंटिंग किया करते थे? ये चीज हमें क्लियर नहीं है। बाकी तो हमें ये भी देखने को मिला है कि इनके एरिया में हमें फिश का भी बोन मिला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। तो एग्रीकल्चर के मामले में इन लोगों ने क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज करा, ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इस लाइन में कह रहे हैं चलो ये तो पता लगाना आसान है कि हड़प्पन कल्चर में लोग क्या ग्रेन खाते थे, पर ये लोग खेती कैसे करते थे, इनका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या था, ये पता लगाना फिर भी थोड़ा एक मुश्किल काम है। तो हमारे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन है कि ये लोग पता नहीं खेती कैसे करते होंगे। हो सकता है कि ये लोग ब्रॉडकास्ट करते हो सीड्स को। ब्रॉडकास्ट करना सीड्स को, क्या इसका क्या मतलब होता है? पहले मान लो तुमने जमीन को प्लो कर दिया, जमीन को अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद अगर तुम सीड्स को ऐसे बिखेर रहे हो, ऐसे स्कैटर कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं सीड्स को ब्रॉडकास्ट करना। तो क्या ये लोग सीड्स ब्रॉडकास्ट करते थे? हो सकता है करते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा इंडिकेट दैट बुल वाज नोन। हमने इन लोगों के सील्स को देखा तो हमें ये तो पता है कि इन्हें बुल के बारे में पता था, है ना। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो ऑक्स, बुल, ये सब होते हैं, इनको हम खेती में यूज करते हैं, तो इनके थ्रू भी हम प्लोइंग करा सकते हैं फील्ड में। तो क्या, क्योंकि इन्होंने बुल वगैरह अलग अलग जगह पे ड्रॉ तो कर रखा है, तो क्या ये लोग बुल का यूज करते थे खेती में प्लोइंग करने के लिए? This also we are not very sure about. Terracotta models of plow have been found at sites in Cholistan and at Banavali. हरियाणा के कुछ साइट्स में हमें जो प्लो होता है, एक टेराकोटा का बना हुआ प्लो भी हमें दिखा। तो शायद इन लोगों को प्लो करना आता होगा और ये करते भी होंगे। ठीक है, टेराकोटा मतलब जब क्ले को ही हम थोड़ा बर्न कर देते हैं तो उस मटेरियल को टेराकोटा कहा जाता है। तो हमने ऐसे देखा कि इन लोगों ने अलग अलग एग्रीकल्चरल टूल्स को बना भी रखा है। नेक्स्ट, हमारे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनको राजस्थान में ये प्रूफ मिला कि ये लोग मिट्टी को प्लो तो किया करते थे। अर्ली हड़प्पन कल्चर से ही ये लोग मिट्टी को प्लो करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द फील्ड्स हैड टू सेट्स ऑफ फॉरोज एट राइट एंगल्स to each other, suggesting that two different crops were grown together. जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन फील्ड्स को देखा तो इन फील्ड्स को देखकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ये अंदाजा लगा कि शायद कुछ खेत में ये लोग अलग अलग क्रॉप्स को भी साथ में ग्रो किया करते थे। ठीक है, और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग अलग टूल्स को पहचाने ताकि उन्हें और अच्छे से समझ में आए कि हड़प्पन लोग खेती कैसे किया करते थे। Did the Hadappans use stone blades set in wooden handles or did they use metal tools? क्या हड़प्पन लोग स्टोन ब्लेड्स को यूज किया करते थे जिसमें वुडन हैंडल होता था, या क्या वो मेटल टूल्स को यूज करते थे? आगे जाकर तुम्हें और बताया जाएगा इसके बारे में, अभी तो क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड। ज्यादातर हड़प्पन रीजन्स जो हैं वो सेमी एरिड इलाकों में हैं। सेमी एरिड रीजन्स मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात तो नहीं होती है। तो अगर ये लोग ऐसे इलाकों में खेती कर रहे हैं तो इन्हें इरिगेशन करना होगा, पूरे साल अच्छी बरसात तो होगी नहीं, तो इन्हें इरिगेशन करना रहता था। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान में जो हड़प्पन साइट है, हमें वहां पर ये प्रूफ मिला कि ये लोग कैनाल्स, नहर को यूज करते थे खेती में। ठीक है, रिवर वाटर को डाइवर्ट करके ये अपने फील्ड तक लेकर आते थे खेती करने के लिए। पर पंजाब और सिंध में हमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। अब ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब वाले रीजन में जो कैनाल्स थे वो इतने पुराने थे कि उनमें सिल्ट लग गया एंड फिर वो खत्म ही हो गया, शायद इसीलिए भी हमें कोई प्रूफ नहीं मिला वहां पर कैनाल का। ठीक है, इसके अलावा हमारे अंदाजे से ये लोग वेल्स, ठीक है, कुआं, वेल बहुत ज्यादा यूज करते थे इरिगेशन के लिए। गुजरात में धोलावीरा में हमें वाटर रिजर्वॉयर का भी प्रूफ मिला। वाटर रिजर्वॉयर मतलब ये लोग पानी को स्टोर करके रखते थे, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये लोग स्टोर्ड वाटर को आगे जाकर खेती में यूज करते हो। इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये एक बॉक्स में दे रखा है एनसीईआरटी में, ये भी कवर कर लेते हैं। इसमें सैडल क्वर्न्स के बारे में बताया जा रहा है। तो
सैडल कोन्स में दिखा देती हूँ, ये इमेज जो है इसकी बात हो रही है। तो हमारे अंदाजे से ये बहुत सारे नंबर्स में इधर उधर हमें दिखा है हड़प्पन साइट्स में। तो हमारे अंदाजे से ये ग्रेन्स और हर्ब्स को पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सीरियल। सीरियल को ग्राइंड करने के लिए लोग इस टूल का यूज करते होंगे। ठीक है, ये हार्ड पत्थर से बने हैं, इग्नियस या फिर सैंडस्टोन से बने हुए होते हैं। एंड इन्हें जब हम देखते हैं तो देखकर लगता है कि इसे बहुत रफ तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, इनमें से कुछ जो है देखोगे अगर आप ध्यान से तो इसका फ्लैट सरफेस नहीं है, है ना, तो ये ऐसे हिलते डुलते रहते होंगे। तो हमारे अंदाजे से ये लोग ऐसे जमीन पे इसे मिट्टी में सेट करने के बाद इस चीज को यूज करते होंगे। ठीक है, 2 मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड। तो ये जो क्वर्न है ये भी 2 टाइप के फाउंड हुए हैं। ठीक है, एक में हमने देखा कि एक ऐसा सा बेस होता है और ऊपर एक छोटा सा पत्थर होता है जिसको ये लोग रोल करते हैं कोन के ऊपर। ठीक है, और जो दूसरा टाइप का टूल है उसमें हमने क्या देखा कि एक टाइप का पत्थर होता है जिसे ये ऐसे करके बीट करते हैं। ठीक है, ग्राइंड करने के लिए काम आता है। तो एक टाइप के कोन में तो क्या कर रहे हैं, ये पत्थर को ऐसे रोल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के कोन में ये लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे पत्थर से ये लोग ऐसे ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 टाइप के कोन्स हमें देखने को मिले। हमारे अंदाजे से ये जो रोल करने वाला पत्थर है उसको ये लोग कब यूज करते होंगे, जब इन्हें ग्रेन को ग्राइंड करना होगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला पत्थर है जिसे ये ऐसे पाउंड कर रहे हैं, ये पाउंडिंग वाले पत्थर को तब यूज करते होंगे जब स्पाइसेस या हर्ब्स को इन्हें ग्राइंड करना रहता होगा। तो ये जो इस टाइप के क्वर्न्स हैं जिनसे ये हर्ब्स को पाउंड करते हैं, इस टाइप के पत्थर को करी स्टोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे जब हम करी बनाते हैं तो हमें स्पाइसेस को पीसना रहता है ना, हम लोग भी करते हैं किचन में, हमारी मम्मियां भी करती हैं। तो इसीलिए इस टाइप के पत्थर को करी स्टोन कहा जा रहा है। चलो नेक्स्ट, मोहेंजोदारो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मोहेंजोदारो आपने छोटे क्लासेस में भी सुन रखा है, मोहेंजोदारो के बारे में पढ़ते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ अर्बन सेंटर्स भी थे, कुछ शहर टाइप सेटलमेंट्स भी थे। ठीक है, उन्हीं में से एक सेंटर है मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो सबसे वेल नोन साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, पर फिर भी याद रखना जो पहला साइट डिस्कवर हुआ था वो तो हड़प्पा ही था। ठीक है, पर मोहेंजोदारो बहुत पॉपुलर, बहुत वेल नोन साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि मोहेंजोदारो का जो रीजन है उस रीजन को 2 सेक्शंस में बांट दिया गया है। ठीक है, मोहेंजोदारो का जो पूरा एरिया है उसे 2 सेक्शन में बांट दिया गया। तो मान लो ये मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो को ऐसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक जो हिस्सा है ये साइज में तो छोटा है पर ये ज्यादा ऊंचाई में बनाया गया है। ठीक है, इसे हम कहते हैं सीतादल। ठीक है, दूसरा जो इलाका है ये साइज में तो बड़ा है पर इसे थोड़ा नीचे की तरफ बना रखा है, तो इसे हम कहते हैं लोअर टाउन। अब ये जो सीतादल है ये थोड़ा ऊंचा कैसे है, इसके जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के नीचे मड और ब्रिक का एक प्लेटफॉर्म बन रखा है। तो सीतादल के जो भी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन लोगों ने ये बिल्डिंग्स बना रखे हैं। ये वॉल्ड है, मतलब अगर ये सीतादल है तो ये ऐसे दीवार से कवर कर रखा है इसे। ठीक है, तो ये वॉल्ड है, तो ये लोअर टाउन से सेपरेटेड है, दीवार के थ्रू इसे सेपरेट कर रखा है। ओके, तो ये याद रखना। आप कुछ ऐसा समझो जैसे अगर हम एक ऑडिटोरियम में जाते हैं तो क्या होता है, ऑडिटोरियम में एक स्टेज वाला इलाका होता है, स्टेज थोड़ा ऊंचा रहता है, स्टेज का साइज कम होता है पर वो थोड़ा ऊंचा होता है, तो वही सीतादल है। और जहां पर ऑडियंस बैठती है वो एरिया का साइज बड़ा होता है पर वो नीचे की तरफ होता है, तो वो हमारा लोअर टाउन हो गया। अब लोअर टाउन जो है, लोअर टाउन भी वॉल्ड है, लोअर टाउन के आसपास भी दीवार बनी हुई है। एंड लोअर टाउन में भी काफी ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म के ऊपर बने हुए हैं, पर लोअर टाउन के जो प्लेटफॉर्म है वो सीतादल के प्लेटफॉर्म से नीचे हैं। ठीक है, इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर मूव रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली। ठीक है, तो थोड़ा एक हिसाब लगाया जाता है कि अगर एक लेबर
1 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ को मूव कर रहा है डेली। तो इस अंदाजे से टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन अ डे। पूरा फाउंडेशन बनाने के लिए 4 मिलियन पर्सन पर डे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से हम रफली ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी बनाया, ये सब बनाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ी होगी। कंसिडर समथिंग एल्स, कह रहे हैं कि एक और चीज के ऊपर ध्यान दो। वंस द प्लेटफॉर्म्स वर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया। ये लोग पहले प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपना बिल्डिंग बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने प्लानिंग के साथ अपना काम करा। ऐसा नहीं कि इधर उधर जहां मन करा वहां बिल्डिंग बना दी, नहीं, ये प्लेटफॉर्म बनाते थे और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते थे, अपने ऊपर एक रोक टोक लगाते थे कि यार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हमें बिल्डिंग को बनाना है। ठीक है, अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड, और भी कुछ चीजें हैं जो देखकर हमें लगता है कि इन्होंने बहुत सोच समझकर, बहुत प्लान करके अपने पूरे शहर को बनाया है। वो क्या है, ये लोग ब्रिक्स का यूज करते थे, ईंटें यूज करते थे ये लोग, जो कि सन ड्राइड या फिर बेक्ड हुआ करती थी। एंड जो ब्रिक्स थी ना इनकी एकदम स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में थी। ऐसे नहीं कि एक ईंट छोटी एक बड़ी सी ईंट ले आए, ऐसा नहीं, सारे ब्रिक्स का साइज एकदम सेम होता था। तो इससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये लोग बहुत वेल प्लान तरीके से काम कर रहे थे। और पूरे हड़प्पन सेटलमेंट में इसी टाइप के ब्रिक्स को यूज किया गया है। ये लोग ड्रेन्स को यूज करते थे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटी वाज प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। बहुत खास बात हड़प्पन कंस्ट्रक्शन, हड़प्पन साइट्स के बारे में ये है कि बहुत प्लान्ड तरीके से इन्होंने ड्रेनेज का सिस्टम बनाया। तो अगर आप लोअर टाउन के पूरे प्लानिंग को देखो, अगर आप लोअर टाउन के मैप को देखो, तो इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ सड़कों को बनाया है। अक्सर इनकी ज्यादातर जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे से मिलती थी। ये देखकर भी हमें आइडिया लगता है कि इन्होंने प्लानिंग के साथ अपना शहर बनाया है। तो ये लोग क्या करते थे, पहले सड़क बनाते थे एंड उन सड़कों के साइड में ड्रेनेज का सिस्टम बनाते थे एंड उसके बाद उन सड़कों के साइड में ये लोग अपने घर बनाया करते थे। एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में ड्रेनेज हो, तो उस टाइम पर क्या होता था कि आपके घर की कोई तो दीवार ऐसी होनी चाहिए जो सड़क के एकदम बगल में हो, ताकि सड़क के साइड की ड्रेनेज को आप यूज कर पाओ। ठीक है, तो ड्रेनेज का भी सिस्टम इनका वेल प्लान था। नेक्स्ट, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ये लोग घर वगैरह अपने कैसे बना रहे थे ये समझते हैं। ठीक है, तो मोहेंजोदारो में जो लोअर टाउन वाला इलाका है वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स थी, वहां पर लोग रहते थे एंड इनके ज्यादातर घरों में क्या है, घर के एकदम बीच में कोर्टयार्ड होता था, एक बहुत बड़ा ओपन एरिया होता था जहां पर हो सकता है फैमिली के लोग मिलकर कुकिंग करते हो या वीविंग का काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर घर के सारे लोग बैठते थे, चिल करते थे। ठीक है, एंड इस कोर्टयार्ड के आसपास इनके छोटे छोटे कमरे बने हुए होते थे। ठीक है, एंड जो भी ग्राउंड फ्लोर रहता था ना घर का, ये लोग प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। तो जो भी ग्राउंड फ्लोर रहता था इनका, उस ग्राउंड फ्लोर में कोई खिड़की नहीं होती थी। ठीक है, तो बाहर से लोग झांक नहीं सकते कि अंदर क्या चल रहा है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि ये लोग प्राइवेसी का भी ध्यान रखते थे। इसके अलावा अगर आप इनके घर के मेन एंट्रेंस पे खड़े हो जाओ, तो आपको घर के अंदर जो कुछ भी है वो पूरी चीज नहीं दिखेगी। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर इनका कोर्टयार्ड है, ठीक है, और यहाँ पर इनका एंट्रेंस है। तो अगर तुम जाकर यहाँ एंट्रेंस पर खड़े हो जाओ, ठीक है, तो तुम्हें बस सामने का थोड़ा बहुत दिख जाएगा, अंदर पूरा घर कैसा है, कोर्टयार्ड कैसा है, ये सब तुम्हें नहीं दिखेगा। तो इससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये लोग प्राइवेसी को बहुत वैल्यू करते थे। हर एक घर में इनका खुद का एक बाथरूम होता था जो कि ब्रिक से बना हुआ होता था। ये जो बाथरूम है इनका, ये बाथरूम भी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड होता था। कुछ घरों में हमने देखा कि सीढ़ियां भी थी ताकि वो छत तक जा पाए या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर तक जा पाए। ज्यादातर घरों में वेल्स थे एंड ऑफन क्या होता था, ये लोग वेल को अपने, वेल मतलब कुआं, तो वेल ये लोग घर के बाहर रखा करते थे। ठीक है,
तो मान लो अगर कोई इंसान यहाँ से चलते चलते जा रहा है, ये इंसान तो नहीं लग रहा पर ठीक है समझ जाओ, ठीक है। मान लो कोई इंसान यहाँ से चलते चलते जा रहा है, उसे प्यास लग गई, तो वो बेचारा भी जाकर इस वेल को यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये लोग वेल बाहर की तरफ रखते थे ताकि, ये हमारा अंदाजा है, ताकि पासर बाइस जो सामने से जा रहे हैं वो भी वेल को यूज कर पाए। तो जिन भी लोगों ने रिसर्च करी है इस एरिया के ऊपर, उनके अंदाजे से टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700। तो हमारे हिस्टोरियंस का मानना है कि टोटल मोहनजोदारो में कुछ अराउंड 700 वेल्स रहे होंगे। कूल है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सीतादल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये तो लोअर टाउन चल रहा था, सीतादल जो रेज्ड सी जगह है, स्टेज जैसी जगह समझाया ना मैंने, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो सीतादल में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिन्हें देखकर हमें आइडिया लगा कि शायद इनका कोई स्पेशल काम होता होगा, ठीक है। जैसे कि सीतादल में हमें एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग मिली जिसे हम वेयर हाउस कहते हैं। वेयर हाउस का जो नीचे वाला बेस है वो तो ईंटों से बना हुआ है, एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है वो शायद वुड से बना हुआ होगा, लकड़ी से बना हुआ होगा। पर क्योंकि वो लकड़ी से बना हुआ था तो वो तो बहुत पहले ही खराब हो गया, डीके हो गया। अभी वुड वाला पोर्शन तो डीके हो गया, नीचे जो ब्रिक्स वाला पोर्शन है वो अभी भी है। तो वेयर हाउस में हमारे अंदाजे से ये लोग अपने रॉ मटेरियल्स या ग्रेन्स को स्टोर करके रखते होंगे। इसके अलावा सीतादल में हमें एक और बहुत बड़ा एक कंस्ट्रक्शन देखने को मिला जिसे हम कहते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है, ये बहुत ही बड़ा एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ठीक है। एंड चारों तरफ, तुम लोगों को ना मेरे एक्सपर्ट ड्राइंग स्किल्स के बिना समझ में आता नहीं होगा, तो मैं एक और प्यारी सी ड्राइंग कर देती हूँ। बाकी मैं तुम्हें यार इमेज भी दिखा दूंगी ग्रेट बाथ की, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर सा एक टैंक था, एंड चारों तरफ, यहाँ की चारों तरफ अलग अलग कॉरिडोर्स निकल रहे थे, ठीक है। ग्रेट बाथ के चारों तरफ कॉरिडोर्स बने हुए थे। और क्या कह रहे हैं, there were 2 flights of step on north and south leading to the tank, ठीक है। टैंक मतलब आप ऐसे मान लो एक बहुत बड़े पूल की तरह था ग्रेट बाथ, ऐसे एक रेक्टेंगल शेप का बहुत बड़ा पूल था। यहां से सीढ़ियां थी, तुम नीचे उतर सकते हो, यहां से भी सीढ़ियां थी जिससे तुम नीचे उतर सकते हो। अब क्योंकि ये पूल की तरह है तो अंदर का जो जो ब्रिक्स है उसे हमें कुछ वाटर प्रूफ कुछ करना होगा। तो इन लोगों ने क्या कर रखा था, ब्रिक्स के ऊपर मोर्टार लगा रखा था, जिप्सम लगा रखा था, ताकि ये अंदर ये जो पूल है ये वाटर टाइट रहे, ठीक है। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल, वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन। कह रहे हैं कि इस पूल के आसपास 3 कमरे भी थे, एंड इसमें से एक कमरे के अंदर तो हमें एक बहुत बड़ा वेल मिला, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि ये जो टैंक है, इस टैंक में से पानी को बाहर फ्लो भी करा सकते थे, एक बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रखा था इस टैंक को। और क्या कह रहे हैं कि इसी टैंक के आसपास आपको छोटे छोटे बिल्डिंग्स दिख जाएंगे, 8 बाथरूम दिख जाएंगे, 4 ऑन ईच साइड ऑफ अ कॉरिडोर, 4 करके ईच साइड में आपको 8 बाथरूम्स भी मिल जाएंगे। हर एक बाथरूम में बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम इन लोगों ने बना रखा था, ठीक है। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड हैज led scholars to suggest that it was meant for some kind of a special ritual bath। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे देखकर हमारे हिस्टोरियंस को लगा कि ये स्पेशल रिचुअल में यूज करते होंगे ग्रेट बाथ को। तो कोई बहुत बड़ा रिचुअलिस्टिक बाथ जब होता होगा तब किसी स्पेशल ओकेजन में शायद इसे यूज किया जाता होगा। तो वैसे तो तुम्हें इस इमेज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत प्यारी ड्राइंग में तुम्हें समझा दिया है, पर फिर भी ऐसा दिखता है ग्रेट बाथ, ठीक है। तो यहाँ से भी सीढ़ियां हैं, यहाँ से भी सीढ़ियां हैं, ठीक है। पीछे कॉरिडोर्स हैं, कमरे हैं, और यहाँ पर इनके जो वॉल्स हैं ये जिप्सम से कवर्ड थे। तो इस तरीके का दिखता है ग्रेट बाथ। आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, बरियल्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, क्या इनमें कोई सोशल डिफरेंस था? क्या कुछ लोग अपने आप को ज्यादा रिच मानते थे? क्या कुछ कम्युनिटीज अपने आप को दूसरे कम्युनिटीज से थोड़ा ऊंचा मानते थे? क्या कोई सोशल डिफरेंस था
हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were any difference. आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग तरीकों को यूज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि एक कल्चर में कोई सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंस था या नहीं। उसमें से एक तरीका है कि तुम बरियल के ऊपर ध्यान दो। बरियल मतलब लोगों को दफनाया कैसे जा रहा है, तो इससे भी आपको आइडिया लग सकता है कि सोसाइटी में भेदभाव या कुछ डिफरेंस है या नहीं। जैसे कि अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में आपको आइडिया होगा, इजिप्ट में बहुत बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए रहते हैं। इनमें से ज्यादातर जो पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स इस चीज का निशान है कि वहां पर किसी रॉयल फैमिली के इंसान को दफनाया गया है। अक्सर इन पिरामिड्स के अंदर बहुत सारा पैसा, ज्वेलरी, ये सब भी हमें मिला है। तो बरियल देखकर हमें आइडिया लगता है कि यार क्या कोई सोशल डिफरेंस वहां पर रहा है या नहीं। ठीक है, तो हड़प्पन साइट में क्या था, यहां पर भी लोगों को दफनाया जाता था। कुछ बरियल पॉइंट्स में हमने ऐसा देखा कि इन्होंने जगह को खोदकर किसी को दफना तो रखा है, पर आसपास उन्होंने क्या कर रखा है, ब्रिक्स लगा रखे। तो हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि जिन जिन लोगों के बरियल के आसपास ईंटें लगी हुई हैं, मे बी वो थोड़े अपर सोशल स्टेटस के लोग थे, ये हमारा अंदाजा है। ठीक है, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ ग्रेव्स ऐसे हैं, कुछ लोगों को जो दफना रखा है, आप देखोगे कि उन्हें ज्वेलरी के साथ दफना रखा है, उन्हें पॉट्स के साथ दफना रखा है। तो हमारे अंदाजे से शायद इनमें से कुछ लोगों का ऐसा कुछ विश्वास रहता होगा कि अगर मुझे ज्वेलरी के साथ दफनाया जाएगा तो अगले जन्म में मैं उस पैसों को लेकर जाऊंगा। शायद इनका कुछ ऐसा विश्वास रहता होगा। ठीक है, एंड ज्वेलरी जो है वो मेन के बरियल में भी मिला, विमेन के बरियल में भी मिला। तो ज्वेलरी मेन भी यूज करते होंगे, विमेन भी यूज करती होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, in the excavation at the cemetery in Harappan in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper bead and hundreds of micro bead was found near the skull of a male. ठीक है, एक हड़प्पन एक्सकवेशन में तो हमें ये देखने को मिला कि एक मेल की डेड बॉडी थी एंड उस मेल को बहुत सारे शेल रिंग्स के साथ दफनाया गया था। ठीक है, जास्पर भी एक सेमी प्रेशियस सा स्टोन होता है, बहुत सारे बीड्स और माइक्रो बीड्स के साथ उस मेल को दफना रखा था। ठीक है, कुछ केसेस में हमें यह भी दिखा कि लोगों को कॉपर के मिरर्स के साथ बरी किया गया है। बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरीइंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड। तो ये तो हमें कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखे इधर उधर, पर ओवरऑल हमारे अंदाजे से शायद हड़प्पन्स प्रेशियस मटेरियल को डेड लोगों के साथ बरी नहीं करते होंगे। कुछ कुछ एग्जाम्पल हमें दिखे पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हमें नहीं दिखे। नेक्स्ट, लुकिंग फॉर लग्जरीज, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries। कह रहे हैं कि अगर तुम समझना चाहते हो कि एक एरिया में सोशल डिफरेंस है या नहीं, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ओवरऑल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है यूटिलिटेरियन और एक होता है लग्जरीज। यूटिलिटेरियन मतलब एक ऐसा सामान जो कि तुम्हें डेली लाइफ में काम आएगा, जैसे हमारे घर में प्लेट हो गए, ग्लास हो गए, है ना, ये तो डेली लाइफ में सबको काम आता ही है, स्पून हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें यूटिलिटेरियन में आ जाती हैं। लग्जरीज में क्या आता है, ऐसी चीजें जो बहुत लग्जूरियस हो। ठीक है, जो मान लो किसी ऐसे पत्थर से बनी हुई है जो कि उस इलाके में मिलती नहीं, सोने से कोई एक डिजाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर एक पॉट बना हुआ है, तो ये सब लग्जरीज में आ जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि हड़प्पन साइट जो है वहां पे क्वर्न मिला, है ना, क्वर्न मतलब जिससे वो हर्ब को पीस रहे थे, पॉटरीज मिले, नीडल मिला, फ्लैश रबर मिला, बॉडी स्क्रबर्स को ये लोग यूज किया करते थे। तो ये सब हमें ज्यादातर सेटलमेंट्स में देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट किन ऑब्जेक्ट्स को देखकर कहते हैं कि ये तो लग्जरीज हैं।
ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें देखकर लगता है कि इनका तो प्राइस ज्यादा रहा होगा, ये ऐसे मटेरियल से बना है जो कि इस इलाके में नहीं मिलता, कहीं और से बना हुआ आया है, ये ऐसे चीजों को लग्जरीज में गिनते हैं। लिटिल पॉट्स ऑफ फाइंस, ठीक है, फाइंस एक मटेरियल है जो कि सैंड या फिर सिलिका को मिक्स करके बनाया जाता है एंड फिर उसे गर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसे बनाना मुश्किल रहा होगा तो हमारा मानना है कि फाइंस से बनी हुई जो चीज है उनको लग्जरी के कैटेगरी में डालना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता था, ऑर्डिनरी चीजें हमें एक्सपेंसिव मटेरियल से बनी हुई मिल जाती थी, ठीक है। जैसे मान लो स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल तो सबके घर में यूज होता होगा, तो स्पिंडल मान लो अगर फाइंस से बना हुआ है तो हम थोड़ा अटक जाते थे। मान लो जैसे तुम मान लो कि स्पून है, स्पून सबके घर में यूज होता है, पर अगर वही स्पून मान लो सिल्वर का बना हुआ है तो हम थोड़ा सा फंस जाएंगे कि यार हम इसे लग्जरीज के कैटेगरी में डालें या यूटिलिटेरियन के कैटेगरी में डालें, ठीक है। पर क्योंकि उसका मटेरियल अलग है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बाकी यूटिलिटेरियन सामानों से ज्यादा रहा होगा। If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable material are generally concentrated in Mohenjo-daro and Harappa. ठीक है, तो ऐसे सामान जो कि रेयर मटेरियल से, प्रेशियस मटेरियल से बने हुए हैं, वो सामान हमें ज्यादातर मोहनजोदारो में मिले या फिर हड़प्पा में मिले। बाकी के जो छोटे मोटे सेटलमेंट्स हैं वहां पर हमें ऐसी चीजें ज्यादा देखने को नहीं मिली। हमें यहाँ पर मोहनजोदारो और हड़प्पा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे पॉट्स देखने को मिले जो कि फाइंस पत्थर से बने हुए थे, ठीक है। शायद हो सकता है ये लोग इसे परफ्यूम बोतल की तरह भी यूज करते होंगे। तो ये सब मोहनजोदारो और हड़प्पा में हमें देखने को मिला। कालीबंगन जैसे जो छोटे छोटे सेटलमेंट्स थे वहां पर हमें ऐसी फैंसी लग्जूरियस चीजें बहुत कम मिली, ठीक है। गोल्ड बहुत रेयर था एंड हमारे अंदाजे से जैसे आज के टाइम पे गोल्ड वैल्यूबल है, हड़प्पन साइट्स में भी गोल्ड हमारे अंदाजे से वैल्यूबल डेफिनेटली रहा होगा। इसी के साथ बच्चों हमने इस चैप्टर को आधा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझ आया। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। अभी आधा चैप्टर खत्म हो गया है, बाकी अब मैं परसों तुम लोगों से मिलूंगी 9 PM। परसों 9 PM हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। डन? तो अभी भागो मत, कुछ चीजों को सुनकर जाओ। ये तो हमारी YouTube क्लास थी, पर अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, मचाना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी जहां पर हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश का। इन क्लासेस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब हम आपको कवर कराएंगे। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे बैच को ज्वाइन करो। बैच को ज्वाइन करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 कह के एक लिंक डाल रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दो, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आप सेलेक्ट करो कि कितने महीने तक आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना है। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको और ऑप्शंस दिखेंगे। यहां पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या, ANUSHYA। अनअकैडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो जैसे ही तुम लोग यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। तो जिसने बैच ज्वाइन कर लिया बहुत ही बढ़िया, जिसने नहीं करा है जल्दी जल्दी करो एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करो। एक और चीज, अभी अनअकैडमी में चल रहा है अनअकैडमी पोल्स लीग। May 5 से स्टार्ट हो गया था ये लीग। इस लीग में आपके टीचर्स पोल्स करा रहे हैं
ठीक है, एमसीक्यू करा रहे हैं, क्विज करा रहे हैं अपने क्लासेस में। आपको इन टीचर्स के क्लासेस में जाना है एंड आपको क्या करना है, इनके पोल सेशन में टॉप करने की कोशिश करनी है। हमारे पोल सेशन के लीडर बोर्ड में आपको आने की कोशिश करनी है। अगर आप लीडर बोर्ड में आ जाते हो तो आपको चांस मिलेगा अनअकैडमी से गिफ्ट्स जीतने का। ठीक है, तो अनअकैडमी पोल्स लीग मैं पोल कब कब करा रही हूं वो आप लोग जान लो। एक होगा 11 मई को, ठीक है, इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसी चैनल के कम्युनिटी पर भी मिल जाएगा। एक होगा 22 मई को, ठीक है, 22 मई को एक है 31 को, ठीक है, और एक है 1 जून को, ठीक है, जून। कूल 11, 22, 31 और 1 जून, ठीक है। तो इन दिनों हमारा पोल्स होगा, सारे बच्चे इन पोल्स को ज्वाइन कर लेना, पोल्स में टॉप करने की कोशिश करना ताकि तुम लोगों को अनअकैडमी से प्राइजेस जीतने का एक मौका मिले। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आप लोगों को आज इतना ही कवर कराना था। तो आधा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी का आधा चैप्टर भी हम लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।